हेलो दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की हमारी सीरीज़ में ये हमारा दूसरा वीडियो है। आज हम लोग बात करेंगे रिवर सिस्टम की। तो भारत में जो नदियां हैं दो भागों में बांटी जाती हैं, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। तो पहले हम लोग हिमालय की नदियां देखते हैं। उसमें सबसे पहले है सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चोमयुंगडुंग नामक ग्लेशियर में, जिसे बोखरचू ग्लेशियर भी कहा जाता है। तो कैलाश चोटी के दोनों तरफ से निकलने वाली नदियाँ जो हैं वो कौन सी हैं? सिंगी खबान, गरतंगचू। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर, जिसमें से भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर। 1960 का सिंधु जल समझौता क्या था? भारत के लिए क्या है? भारत सिंधु, झेलम और चिनाब का 20% जल उपयोग करेगा और सतलज और रावी का 80% जल उपयोग करेगा। झेलम नदी देखते हैं। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? पीर पंजाल श्रेणी से। तो पीर पंजाल श्रेणी से निकल के पहले ये जाती है शेषनाग झील में, फिर शेषनाग झील से निकलती है और फिर बूलर झील में गिरती है, फिर बूलर झील से आगे बढ़ती है। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता। इसके किनारे स्थित शहर कौन सा है? श्रीनगर। झेलम में बनी परियोजनाएं मंगला और तुलबुल। झेलम नदी नौकागम में कहाँ से है? तो अनंतनाग से बारामूला तक। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी किशनगंगा या नीलम। अन्य सहायक नदी लिद्दर। फिर चिनाब अर्थात अस्किनी। तो ये सिंधु की सबसे विशाल नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? बड़ा लाचला दर्रे से ये चंद्रभागा के नाम से निकलती है। चिनाब में बनी परियोजनाएं ओडी, सलाला, बकलिहार। रावी का प्राचीन नाम क्या था? पौरुषणी, और इसे इरावती भी कहा जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रा। और रावी में बनी परियोजना थीन। व्यास या विपाशा। इसका उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे में व्यास कुंड से। और व्यास नदी जो है पूर्णतः भारत में स्थित है। पूरी पंचनद नदियों में व्यास नदी एक ऐसी है जो पूर्ण रूप से भारत में स्थित है। शतुद्री अर्थात सतलज। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राक्षसताल से। तो पंचनद नदियों में ये एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है। सतलज में बनी परियोजना भाखड़ा नागल बांध परियोजना। तो ये देख लेते हैं। तो ये जो है सिंधु नदी है, ठीक है। तो सिंधु नदी में मुख्य रूप से कौन सी नदी मिल रही है? चिनाब, ठीक है। तो झेलम क्या करती है? आके चिनाब में मिल जाती है। रावी भी आके चिनाब में मिल जाती है। यहाँ से व्यास और सतलज नदी निकलती है, तो व्यास नदी सतलज में मिल जाती है और सतलज नदी फिर जाके चिनाब में मिल जाती है, और इन सब का जल लेके चिनाब नदी सिंधु में मिल जाती है। गंगा नदी तंत्र देखते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से। किन नदियों का यह संयुक्त रूप है? अलकनंदा और मंदाकिनी का, जो देवप्रयाग में मिलकर गंगा कहलाती हैं। गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, महानंदा। और दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी यमुना और सोन। किस स्थान के बाद गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है? फरक्का। और बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से। गुलुंडो नामक जो स्थान है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा से आकर मिल जाती है और फिर संयुक्त धारा पद्मा के नाम से ही आगे बढ़ती है। फिर नदी पहुँचती है कहाँ? चांदपुर। यहाँ पर मेघना नामक नदी पद्मा से आकर मिल जाती है। फिर इन दोनों की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से। और मेघना के नाम से आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फरक्का बांध किस नदी पे है? हुगली नदी। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किस नदी पे है? मेघना और हुगली नदी। यमुना नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद में बंदरपूछ चोटी से। मैदान में कब प्रवेश करती है यमुना? ताजेवाला नामक स्थान पे। तो यमुना में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी केन, बेतवा, सिंध, चंबल। बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी
हिंडन, वरुणा, रिंद, सेंगर। यमुना की अन्य सहायक नदियां कौन सी हैं? टोंस, गिरी, आसन। चंबल नदी के बारे में देखते हैं। ये राजस्थान की एकमात्र सदा नीरा नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या था? चमरावती। चंबल का उद्गम कहाँ से होता है? मालवा के पठार में जनापाव की पहाड़ी से। चंबल की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? पार्वती, काली सिंध, छिप्रा, खारी, मेच, बनास। चंबल नदी में बनी परियोजनाएं एमपी में कौन सी है? गांधी सागर। और राजस्थान में राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। सरयू नदी, शारदा नदी या सरयू नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से ये गोरी गंगा के नाम से निकलती है। और भारत नेपाल की सीमा में इसे किस नाम से जाना जाता है? काली नदी। शारदा को चौक कहाँ कहा जाता है? तो बाराबंकी में जब ये घाघरा से मिलती है। गंडक नदी, इसका उद्गम कहाँ से है? नेपाल हिमालय से। और गंगा से यह कहाँ पर मिलती है? पटना के सोनपुर में। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। कोसी का उद्गम कहाँ से है? नेपाल में गोसाई धाम शिखर से। कोसी जो है किन नदियों का संयुक्त रूप है? सन, अरुण, तामूर। महानंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ी से। केन नदी का उद्गम सतना में कैमूर की पहाड़ी से। केन की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सोनार और बीवर। चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? केन। सोन की सहायक नदियाँ कनहर, रेहंद, उत्तरी कोयल। दामोदर की सहायक नदियाँ बरकी, बराकर, जमुनिया। दामोदर नदी के का उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर का पठार। तो ये भ्रंश घाटी में बहती है और फिर रूपनारायण नदी के जल को ग्रहण करते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चोमयुंगडुंग नामक ग्लेशियर से। तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ के पास यांग्याब दर्रे से। और किस नाम से प्रवेश करती है? दिहांग के नाम से। इसका ब्रह्मपुत्र नाम कब पड़ता है? तो सादिया नामक स्थान पर जब दिहांग से लोहित नदी मिलती है तब। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मानस, लोहित, दिहांग, दिबांग, सुबनसिरी, मेघना, तिस्ता, पगलादिया। धनसिरी, जिया बरेली, पुथुमारी, कपीली, कमेंग। अब प्रायद्वीपीय नदियाँ देखते हैं। पहली है महानदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ में सिहाव की पहाड़ी से निकलती है ये और उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? शिवनाथ, सहदेव मंड, डूब, जोंक, तेल, वैतरणी। वैतरणी को नर्क की नदी भी कहा जाता है। महानदी की परियोजनाएं हीराकुंड, रविशंकर, टिकरपारा, नाराज बांध। हागरी या वेदावती नदी जो है किसकी सहायक है? तुंगभद्रा की। पलार नदी कहाँ पे बहती है? कहाँ से निकलती है? चिक्काबल्लापुर, कर्नाटक से। ताम्रपर्णी नदी कहाँ से निकलती है? अगस्ता मलई की पहाड़ी, तमिलनाडु से। गोदावरी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? महाराष्ट्र, एमपी, आंध्र प्रदेश। गोदावरी का उपनाम दक्षिण की गंगा। गोदावरी की सहायक इंद्रावती, प्राणहिता, पैनगंगा, बैनगंगा, मंजरा। गोदावरी की परियोजनाएं पोचमपाद, संजय सरोवर, विजयवाड़ा। तो भारत के जलप्रपात देख लेते हैं ऊंचाई के आधार पर। सबसे ऊंचा जलप्रपात है वाजराई, महाराष्ट्र के सतारा में। दूसरे नंबर पे कुंचिकल, कर्नाटक। तीसरे नंबर पे नोवा खलिकई, मेघालय। भारत का सबसे छोटा जलप्रपात एथिरापिल्ली, केरल में। स्वर्णरेखा नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर का पठार। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, यरला, वरला, मूसी, डॉन। कावेरी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? हेमवती, अमरावती, कर्णावती, शिमसा, कबिबिनी, लोकापानी, लक्ष्मण तीर्थ, स्वर्णवती, अर्कवती, भवानी। होगेनिकल जलप्रपात शिव समुद्रम,
मेट्टूर बांध और स्टैनिले जलाशय कहाँ पर स्थित है? कावेरी नदी पे। भेड़ा घाट या धुआंधार जलप्रपात और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे। भारत की कुछ झीलें देखते हैं। पेंगोंग और तेसो मरारी कहाँ पे है? लद्दाख में। नाको और रेणुका हिमाचल प्रदेश। सोंगमो सिक्किम। नल सरोवर गुजरात। ताप्ती नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? एमपी के बैतूल जिले में मुल्ताई की पहाड़ी से। ताप्ती की परियोजनाएं उकाई, काकरापारा। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को। महानदी कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वतमाला। साबरमती कहाँ से निकलती है? मेवाड़ की पहाड़ी। लूनी कहाँ से निकलती है? अरावली से, और ये कच्छ के रण में खो जाती है। घग्गर कहाँ से निकलती है? शिमला की पहाड़ी से, और ये भटनेर के मरुस्थलों में खो जाती है। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार, और सबसे बड़ी नदी भरतपूसा। कुछ और झीलें देखते हैं। नक्की ढेवर पंचभद्र राजस्थान। पोवई महाराष्ट्र। संस्थम कोट्टा केरल। वीरानम और चैम्बर मबक्कम तमिलनाडु। हुसैन सागर, उस्मान सागर तेलंगाना। भोजताल और तवा बोहर एमपी। चोलाहामू सिक्किम। जानसार जम्मू कश्मीर। साला साला अरुणाचल प्रदेश। बड़खल हरियाणा। कालीवेली तमिलनाडु। जोग गरसोप्पा या गांधी सागर जलप्रपात किस नदी पे? शरावती नदी कर्नाटक। ये जो शरावती नदी है पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है। वेगई नदी तमिलनाडु। पेन्नार नदी नंदीदुर्ग कर्नाटक। महानदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? अनुवर्ती। ब्राह्मणी किन दो नदियों का संगम है? कोयल और शंख। ब्राह्मणी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर का पठार। भारत की जलवायु क्लाइमेट से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर से आते हैं भारत में कहाँ से प्रवेश करते हैं? तो भूमध्य सागर के ऊपर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिमी जेट के सहारे भारत में प्रवेश कर जाते हैं। इनके द्वारा भारत में वर्षा कहाँ पे होती है? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में। वो भी कब? शीत ऋतु में वर्षा होती है। ये यूपी बिहार तक को भी प्रभावित कर देती है। पश्चिमी विक्षोभ जो है किस फसल के लिए लाभदायक होते हैं? रबी की फसल। शुष्क गर्म हवाओं के स्थानीय नाम देखते हैं। नार्वेस्टर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल। चेरी ब्लास्ट कर्नाटक। बोडोचिल्ला असम। भारत की मिट्टियाँ देखते हैं। मृदा विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। सर्वाधिक हाइड्रोजन आयन वाली मृदा अम्लीय। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी ऋण आयन वाली मृदा क्षारीय। पौधों की वृद्धि के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7.5। भारत में सर्वाधिक 43% हिस्से पर कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़। इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें चूना पोटास की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी होती है। भारत के 18% हिस्से में पाई जाने वाली मृदा दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है लाल मिट्टी। इसमें तंबाकू और तिसी की खेती होती है। रेंगुर, करेल, चारनोजम, स्वतः कृषि मिट्टी किसके उपनाम? काली मिट्टी के। इसका जो निर्माण है वो बेसाल्टिक लावा से हुआ है। इसमें कपास और सोयाबीन की अच्छी खेती होती है। लेटराइट मिट्टी किन इलाकों में बनती है? जहाँ वर्षा अधिक होती है। इसमें कौन सी खेती होती है? चाय, कॉफ़ी, रबड़ आदि की। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ देख लेते हैं। तो किस प्रकार के वनों को उत्तरी सह्याद्री में सोलास कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के उदाहरण महोगनी, आबनूस, जारूल, बांसबेत, सिनकोना। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर। और इनका स्थान क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र, भाबर और तराई प्रदेश। तो इसमें वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में? शीशम, सागौन, आम, महुआ, साखू।
तो अब देखते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर से कम। और इसमें वृक्ष कौन से पाए जाते हैं? कटीले वन तथा झाड़ियाँ। 1500 मीटर की ऊंचाई पर पर्णपाती वन। 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी वन। कोणधारी वन के उदाहरण देवदार, स्प्रूस, फर। ज्वारी वन कहाँ मिलते हैं? जहाँ नदियों का जल समुद्र से मिलता रहता है बार बार। ज्वारी वन में कौन कौन से वृक्ष आते हैं? मैंग्रोव, सुंदरी, कैजुरीना, केवड़ा, बेंती। सर्वप्रथम वन नीति की घोषणा कब की गई थी? 1894। फिर इसे 1952 में और 1988 में संशोधित किया गया। भारत ने 33% वन क्षेत्र का लक्ष्य कब तक कर रखा था? 2015 का। पर्यावरण एवं पर्यटन एनजीटी का गठन कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2010। ग्रीन इंडिया मिशन 2014। सफ़र क्या है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। इसका काम क्या होता है? मौसम का पूर्वानुमान लगाना। ऑयल जेपर क्या है? ये एक बैक्टीरिया है जो समुद्र में तेल का रिसाव होने पर ये बैक्टीरिया पाउडर के रूप में होता है, उसको डाल दिया जाता है पानी में, तो ये करता क्या है? उस तेल को खा लेता है। सिरी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये क्या है? ये चावल से निकलने वाली मीथेन को कम करके खेती करने में सहायक एक विधि है, चावल उत्पादन की विधि है। विश्व का पहला हिमनद प्राधिकरण उत्तराखंड 2010। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।